ये पावर ट्रेन फिर बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड है। अधिकतम क्षेत्रों में, रूरल एरियाज में या पहाड़ी क्षेत्रों में अभी इलेक्ट्रिसिटी पूरा तरीके से। बट उनके लिए क्या है, जो फर्स्ट टाइम बायर है, और क्या ईवी को प्राइमरी व्हीकल बना सकता है? ए पॉइंट से बी पॉइंट जाने की चीज नहीं है, वो एक मतलब सेंटिमेंटल चीज है। एक टाइम पे BMW X6 अभी आई थी वो। आदि तू भी इंडस्ट्री में बहुत पुराना रहा है, मैं भी इंडस्ट्री में बहुत पुराना हूँ, तू और मैं जानते हैं। अभी व्यूअर्स को नहीं बताया वो मैंने कितना पुराना हूँ। इसने एलिफेंट पीक पे नहीं, इसने लोगों के ईवी चलेगी कैसे, चार्ज कहाँ पे होगी, कितना पैसा लगेगा, कैसे लगेगा। और एक और इसमें दिक्कत है, जैसे अगर आप 22 रुपए 25 रुपए यूनिट खरीद रहे हो, एवरीवन सीज लाइक एलिफेंट इन द रूम बट देयर इज नो एलिफेंट। चार्जर तो लग गया, काम नहीं करता, सर्वर काम नहीं कर रहा। हर मैन्युफैक्चरर BYD से कुछ ना कुछ सोर्स कर रहा है। बैटरी तो इवन हर को, मतलब टाटा भी कर रहा है, महिंद्रा भी लगा हुआ है BE6 या XEV9 के साथ। ऑनरशिप रिव्यू तो हमने आपको बहुत दिखाए हैं, लेकिन आज मैं आपको एक एक्सपर्ट रिव्यू दिखाने जा रहा हूं, क्योंकि आज हमारे साथ यहाँ पे एक मार्केट के एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं, जो पिछले 15 साल से ऑटोमोबाइल मार्केट के अंदर काम कर रहे हैं और पिछले 5 साल से ईवी कार्स को देख रहे हैं। तो आज हमारे साथ यहाँ पर जुड़ चुके हैं अमित जी। वेलकम अमित जी। कैसा है? मैं बढ़िया, आप बताओ। All good, all तो good. अमित जी को मैं बता दूं, पिछले ना करते हुए 5 साल से मैं जानता हूँ, और इंडियन ऑटोमोबाइल में बहुत ही अच्छा खासा नाम है और काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं। स्पेशली अगर मैं बात करता हूँ दिल्ली NCR के अंदर, नोएडा के अंदर, तो काफ़ी टाइम से यहाँ पे। तो आज मैं अमित भाई को लेके आया हूँ वीडियो में। सब कुछ जानने वाले हैं कि ईवी मार्केट कैसी है, क्या फ्यूचर होने वाला है। इंडियन मार्केट में सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन ये रहती है कि ईवी पर जाए या नहीं। तो आज इस वीडियो में सारे मिथ्स के बारे में बात करेंगे कि क्या मिथ्स है जो ईवी को लेकर रहते हैं, सब कुछ क्लियर करने वाले हैं और अमित भाई के 5 साल के एक्सपीरियंस का अच्छे से उपयोग करने वाले हैं। तो अमित भाई कुछ अपने बारे में और ऐड करो प्लीज। ओके, तो थैंक यू आदित्य, थैंक यू फॉर योर चैनल दैट यू इनवाइट मी ऑन दैट वीडियो। तूने स्लाइक समझा भाई, तूने मुझे बुला लिया। अरे नहीं। ओके, माय नेम इज अमित रौथान और आई एम इन दिस इंडस्ट्री फ्रॉम लास्ट अ डिकेड नाउ। और 5 साल से मैं ईवी देख रहा हूँ, पिछले 4-5 साल से मैं ईवी देख रहा हूँ और इस ईवी को मैंने बहुत बारीकी से देखा है। और जितना बड़ा ये मार्केट आज के टाइम पे बना है या जो इकोसिस्टम डेवलप हुआ है, सो इस पे जितना कंट्रीब्यूशन दे सकता था वो कंट्रीब्यूशन दिया है। तो इस इकोसिस्टम को मैंने, जब इस बिजनेस को मैंने देखा है कि आज के टाइम पे बिजनेस बड़ा है, जहाँ पे एक टाइम पे इंक्वायरी वाज अ स्ट्रगल, आज के टाइम पे नंबर वाज अ स्ट्रगल। ओके, तो अमित भाई सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये रहेगा ईवी के लिए कि ईवी मार्केट क्या है, इंडियन मार्केट में इसका फ्यूचर क्या है? क्योंकि आज भी बहुत से लोग ये मतलब ईवी लेने के लिए डरते हैं, सोचते हैं बहुत बार। तो क्या कहोगे इसके लिए, क्या फ्यूचर है, क्या फ्यूचर है ईवी का? देखो यार, आई गिव यू वेरी शॉर्ट एग्जांपल, राइट। अभी हालिया में भारत मंडपम हुआ, राइट। तो कोई भी देश का एक्सपो होता है ना, चाहे वो डिफेंस एक्सपो हो या फिर कोई किसी भी लेवल का फैशन एक्सपो हो, तो इंटरनेशनल मार्केट आपको देखता है कि आप कंट्री एज कंट्री आप क्या, किस उस फील्ड में क्या वो कर रहे हो, राइट। तो जो इस बार का भारत मंडपम हुआ, जिसमें भारत मोबिलिटी एक्सपो हुआ, भारत मंडपम में ऑर्गेनाइज हुआ था, राइट। सो उस ऑटो एक्सपो में ना 94% आसपास इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्च था। यू विल शॉक दैट BYD का डायरेक्टर अपने उस पोर्टफोलियो से बाहर आकर मारुति के ग्रैंड विटारा को अप्रिशिएट कर रहा था, बिकॉज दैट ही न्यूज, द मारुति न्यूज दैट के मारुति वो ट्रेंड सेटर करती है यार, ठीक है। जैसे 2019 में उसने डीजल एक तरीके से वो किया, तो आज डीजल का मार्केट किधर की तरफ आ गया। इसी तरीके से अगर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल को देखें तो मारुति शो दैट कॉन्फिडेंस टुवर्ड द इंडियन ऑटोमोबाइल कस्टमर्स। इंडियन कस्टमर्स का जो ट्रस्ट है ना, अब वो डेवलप हो गया यार कि मारुति आ गया। जो 94% जो लॉन्च हुआ ना, लेकिन मारुति का तो अभी भी प्रोडक्ट नहीं आया है, क्या कहोगे उसके लिए? ग्रैंड विटारा जो इलेक्ट्रिक में है वो अभी भी इंडियन मार्केट में नहीं आई है। हालांकि आप देख सकते हो हमारे साथ हैरियर ईवी खड़ी हुई है, टाटा की तरफ से बहुत अच्छा प्रोडक्ट मार्केट में ऑलरेडी आ चुका है, रिसेंट लॉन्च है ईवी का। और जिस प्राइस ब्रैकेट में फीचर्स प्रीमियमनेस टाटा देता है वो अपने आप में काबिल तारीफ है। अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ अमित भाई, यहाँ पे हैरियर तो आ गई लेकिन मारुति की प्रोडक्ट अभी तक नहीं आया, क्या कहोगे उसके लिए फिर? सो जो भारत मंडपम का लॉन्च था ना यार इस बार का, तो उसने वो एक ज्वाइंट स्टेटमेंट दी सभी मैन्युफैक्चरर्स ने कि डेट के बॉस मार्केट जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का है। अच्छा, योर क्वेश्चन इज वेरी वैलिड
डेट के अभी की स्टेबिलिटी क्या है, राइट। तो स्टेबिलिटी आज के टाइम पे देख, ऑल ओवर जो कार सेल हो रहा है अभी मार्केट में, डीजल, पेट्रोल, सीएनजी, इलेक्ट्रिक, उसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल का 2.4% का मार्केट शेयर, राइट। बट मैं आज के समय ये समझता हूँ कि यार कि जिस तरीके से गवर्नमेंट इंसेंटिव्स इस पे अलाउंस हैं, या फिर साथ साथ में जो कई स्टेट्स ऐसी हैं जिन्होंने रोड टैक्स फ्री किया हुआ है, महाराष्ट्र में 1.5 लाख रुपीस की सब्सिडी भी है, इवन यूपी में भी है, इवन यूपी में भी 1 लाख रुपए की सब्सिडी है, रोड टैक्स एग्जेम्प्टेड है। तो दिस थिंग इज ऑल्सो इंडिकेट दैट दिस ऑटोमोबाइल, दिस पावर ट्रेन is the only source of power train which will work in our न्यू जनरेशन, या फिर हम कह सकते हैं कि आने वाले टाइम पे यही एक ऐसा पावर ट्रेन है जो ड्राइव होगा। इस बार का जब हम बात करते हैं, अभी भारत मंडपम डेट के BYD का डायरेक्टर बात कर रहा था मारुति सुजुकी के लॉन्च को लेके, ही वाज दैट मच एक्साइटेड। रीजन है भाई उसका, क्योंकि मारुति वो रूरल कस्टमर पे कॉन्फिडेंस भरती है। तेरा सवाल था कि यार मारुति ने क्यों उसे अभी तक ग्रैंड विटारा को गाड़ी को दिखाया और लॉन्च नहीं करा, वो अभी प्लानिंग पे काम कर रहे हैं। और आई हैव अ वेरी, मेरे साथ उनकी एक फ्रूटफुल इंटरेक्शन भी हुई है, राइट। आई विल नॉट गिव इन द नेम, बट दे आर वर्किंग टूवर्ड देयर इकोसिस्टम। वो अपने इकोसिस्टम को डेवलप कर रहे हैं और उसके साथ वो व्हीकल को लॉन्च कर रहे हैं। ठीक है, वो इकोसिस्टम डेवलप कर रहा है, हर ब्रांड अपने आप में कर रहा है, मतलब टाटा भी कर रहा है, महिंद्रा भी लगा हुआ है BE6 या XCV9 के साथ, ठीक है, BYD भी लगा हुआ है। हालांकि मैं बता दूं पूरी दुनिया में, वर्ल्ड में BYD मतलब नंबर 1 है। yes, exactly. कि टेस्ला को भी पीछे छोड़ चुका है। टेस्ला इज आल्सो टेकिंग देयर टेक्नोलॉजी फ्रॉम द BYD। BYD तो खैर एक ऐसा ब्रांड है जिससे कोई नहीं बचा, हर मैन्युफैक्चरर BYD से कुछ ना कुछ सोर्स कर रहा है, बैटरी तो इवन हर कोई सोर्स कर रहा है। तो उस लेवल पे मैं फिर भी कहना चाह रहा हूँ कि इंडिया में अगेन वो चार्जर सिस्टम ही नहीं है। आप रूरल एरिया में जाओगे तो वहां पे आपको नहीं मिलेगा, तो उसके लिए क्या कहोगे कि एक भारतीय को ईवी गाड़ी लेनी चाहिए नहीं है? ओके, सो मैं इसको दोबारा कोट करूंगा किसी एक बड़े नाम के साथ, हरदीप बराड़ जो किया के डायरेक्टर रहे, जिन्होंने अभी रिसेंटली BMW ज्वाइन किया है। हाँ जी। तो उनका एक स्टेटमेंट था इस ऑनगोइंग भारत मंडपम में, इस ऑटो एक्सपो में, कि उनसे सवाल पूछा गया कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का मार्केट क्यों नहीं ग्रोथ कर रहा है एज कंपेरेटिवली जिस तरीके से अदर पावर ट्रेन कर रहे हैं, जो एक्सपेक्टेड था। सो उनका स्टेटमेंट था कि इंफ्रास्ट्रक्चर, मैं एग्रीड करता हूँ कि इंफ्रास्ट्रक्चर अभी उस लेवल पे डेवलप नहीं है। आई एम टोटली एग्रीड। तुझे जान के बड़ा आश्चर्यचकित होगा यार कि 90% से ज्यादा NH आज के टाइम पे फास्ट चार्जर से ऑक्यूपाइड हो चुके हैं। ठीक है, ऑक्यूपाइड हो चुके हैं, लेकिन एक चीज मैं यहाँ पे एक और चीज पूछना चाहूंगा कि जैसे चार्जर तो लग गया, काम नहीं करता, सर्वर काम नहीं कर रहा। हाँ। इवन एक मेरा फ्रेंड है, कल ही चंडीगढ़ से गुड़गांव आया है, 2% बैटरी रही थी उसकी गाड़ी में, ठीक है, और उसे लकीली चार्जर मिल गया। वो कह रहा था नहीं तो कि फ्लैट बेड पे ले जानी पड़ती। और रास्ते में कोई इतना पागल तो है नहीं कि 2% पे चार्जर ढूंढेगा, वो तकरीबन भी 20% से ढूंढ रहा था। किसी चार्जर पे सर्वर ना चले, किसी चार्जर पे कुछ ना चले, कोई चार्जर ही ना चले, तो उसके लिए क्या कहोगे? क्योंकि ये तो हमने भी फेस किया था। अगर आपने हमारी ZCV वाली वीडियो देखी होगी, अगर नहीं देखी तो जाके चैनल पे देख लेना। हमने उसमें दिल्ली से आगरा तक की ट्रिप की थी और उसमें चार्जर का इशू फेस किया था। ऑल्दो गाड़ी बहुत अच्छी थी, इलेक्ट्रिक व्हीकल चलने में बहुत अच्छा, स्मूथ, साइलेंट, तो उसके लिए क्या कहोगे कि जिस तरीके से भी चार्जर तो है ही नहीं इंडियन मार्केट के अंदर, तो एक एंजाइटी बनी रहती है इंटरसिटी करने में, तो उसके लिए क्या करना चाहोगे? देखिए यार आदित्य, कि मैं इस चीज़ को डिनाई नहीं करूंगा कि चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा अभी लैक है, बट मैं इस चीज़ को भी पीछे नहीं कर सकता कि चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर आज के टाइम पर डेवलप हो चुका है। जिस तरीके से विजिबिलिटी इंक्रीज होती रहेगी, जो कनेक्शन है वो एक्टिव होते चले जाएंगे, राइट। जैसे तूने कहा कि चंडीगढ़ से गुड़गांव, गुड़गांव से चंडीगढ़, उस वे पे बहुत सारे चार्जिंग एप्स हैं, बहुत सारे चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ड हैं, स्टेशंस हैं, और उनके लिए ऑपरेट करने के लिए चार्जिंग एप्स हैं, राइट। कई मैन्युफैक्चरर्स उस पर काम भी कर रही हैं, कई क्या कहते हैं चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियां हैं जो उस पर काम कर रही हैं, कई ऐसी चार्जिंग कंपनियां हैं जो कि
कस्टमर फ्रेंडली होके काम कर रही हैं, राइट। और बहुत अच्छा स्कोप है किसी एंटरप्रेन्योर्स के लिए जो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कर रहे हैं। बड़ी कंपनियां इस पे काम कर रही हैं। NH आज के टाइम पे सारे 90% से ज्यादा ऑक्यूपाइड हैं। 25,000 से ज्यादा चार्जर लग चुके हैं, 1.5 लाख प्लस होम इंस्टॉलेशन हो चुके हैं आज के टाइम पे। तो मार्केट इवॉल्व हो रहा है। इट्स सेट कि जैसे जैसे विजिबिलिटी बढ़ती चली जाएगी, सब चीज अवेलेबल है, जैसे जैसे विजिबिलिटी बढ़ती चली जाएगी वो कनेक्शन होते चले जाएंगे, ठीक है, राइट। तो ये नहीं कह सकता कि ये एक बहुत बड़ा कॉन्कोर्ड बन जाएगा आज के टाइम पे। एवरीवन सीज लाइक एलिफेंट इन द रूम बट देयर इज नो एलिफेंट, इट्स एलिफेंट इज इन माइंड। आई अंडरस्टैंड। तो एक और चीज मैं यहाँ पे अब पूछना चाहूंगा, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो गई है, ठीक है, तो एक ईवी लेना कितना समझदारी का काम है। चलो मैंने एक ईवी ले ली है, तो कितना समझदार, पैसे बचाती भी है नहीं, क्योंकि जैसे अगर आप इसको घर पे चार्ज कर रहे हो तो ऑब्वियसली पैसे बचाती है, लेकिन अगर आप इसको बाहर किसी चार्जर पे चार्ज कर रहे हो तो 22 रुपये 25 रुपये यूनिट आपको पड़ती है, जो कि बहुत एक्सपेंसिव है, डीजल कार से भी ज्यादा एक्सपेंसिव कहीं ना कहीं पड़ जाती है। और एक और इसमें दिक्कत है, जैसे अगर आप 22 रुपये 25 रुपये यूनिट खरीद रहे हो, उस पर अलग से जीएसटी भी लगता है। मतलब इतनी महंगी यूनिट लेने के बाद भी आप जीएसटी पे कर रहे हो, ठीक है। और एक और दिक्कत है ईवी के साथ कि अलग अलग ऐप होती है, जैसे एक स्टैटिक की हो गई या फिर टाटा की हो गई या फिर बहुत सी अलग अलग कंपनियां हैं, इवन एमजी की भी है। तो इनके अंदर फिर पैसे फंसा के रखने पड़ते हैं। कुछ पैसे रखोगे उसके बाद तो वो मतलब स्टेबल रहेगी, मतलब इस एक्टिव मोड में रहेगी, उसके बाद जो पैसे डालोगे वो उनसे रिचार्ज होगा। तो क्या कहना चाहोगे, मतलब एक तरह से महंगा सौदा नहीं पड़ गया इलेक्ट्रिक व्हीकल लेना? बिल्कुल, देख जो तूने सवाल बताया ना, ये किसी भी कस्टमर के लिए आज के टाइम पे जो यूजर, एक नया यूजर ईवी की तरफ आ रहा है, ये सारे उसके मिथ्स होते हैं। ईवी चलेगी कैसे, चार्ज कहाँ पे होगी, कितना पैसा लगेगा, कैसे लगेगा। अभी के लिए जो ईवी बायर है ना यार, वो बायर है जिसका रन बहुत ज्यादा है, वो बायर है जो इको फ्रेंडली है, वो बायर है जो ऑटोमोबाइल को जानता है, ठीक है। जो तेरे सवाल हैं, जो तूने मुझे बताया कि चार्जिंग एप्स में मल्टीपल चार्जिंग एप्स डाउनलोड करने पड़ते हैं, मल्टीपल चार्जिंग एप्स के प्राइसेस बिल्कुल डिफरेंट है, अलोंग विद जीएसटी डेट कॉस्ट, वो कॉस्ट बहुत ज्यादा पड़ती है किसी भी डीजल या किसी सीएनजी व्हीकल के कंपैरेटिवली। हाँ देख, अभी ये चैलेंजेस हैं, आई टोटली एग्रीड, मैं इसको एग्रीड करता हूँ, और मल्टीपल चार्जिंग एप्स भी हैं। बट अगर आप अब धीरे धीरे इसको देखोगे, अब आज के टाइम पे अगर इसको देखोगे तो प्लग शेयर एक ऐसा ऐप है जो कि जिसके अंदर सारे चार्जिंग एप्स उसके साथ एसोसिएटेड हैं। आप उसको सिंगल ऐप को डाउनलोड करो, उसके साथ आप अपना क्या कहते हैं इन्वेस्ट करो, अपने क्या कहते हैं आप अपने चार्जिंग को करो, अपना पैसा इन्वेस्ट करो उस पे चार्जिंग को लेके, और आप उसके थ्रू अपना व्हीकल चार्ज कर सकते हो। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि एक ऐप में सारे ऐप सोर्सेस आ रहे हैं, ठीक है। और ऐसी कई सॉफ्टवेयर कंपनीज अब डेवलप हो रही हैं जो कि सीमलेस चार्जिंग ऑप्शंस प्रोवाइड, और जैसे जैसे ये कंपटीशन बढ़ जाएगा ना, विजिबिलिटी बढ़ जाएगी, अगेन योर चार्जिंग क्वेश्चन, राइट, जैसे जैसे विजिबिलिटी बढ़ जाएगी तो इनके जब कंपटीशन बढ़ेंगे तो रेट ऑलरेडी सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे। अच्छा ठीक है, तो जैसे अब एक और चीज मुझे पूछनी है, ईवी के अंदर ठीक है लोग पैसा बचाने के लिए, रनिंग कॉस्ट बचाने के लिए ही ईवी लेते हैं, हाँ। ठीक है, नहीं तो हर कोई आइस भी ले सकता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहली बात है, अगर आइस और ईवी को कंपेयर करता हूँ तो ईवी लेने के लिए आपको ज्यादा पैसे पे करने हैं, हाँ। ठीक है, लेट सपोज अगर मैं एक टाटा पंच ले रहा हूँ तो टाटा पंच मुझे ऑन एन एवरेज 8-9-10 लाख रुपए की पड़ जाएगी, बट वहीं अगर मैं पंच ईवी ले रहा हूँ तो वो कहीं ना कहीं 15 लाख रुपए की पड़ेगी मुझे, हाँ। 5 लाख रुपए मैंने ज्यादा दिए, एक तरह से 50% अमाउंट मैंने ज्यादा दे दिया। अब लेने के बाद चलो मैं कॉस्ट भी बचा रहा हूँ, लेकिन ईवी में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि बैटरी खराब हो जाती है कुछ समय के बाद, ठीक है। हालांकि जैसे टाटा जैसी कंपनी तो अभी लाइफ टाइम बैटरी दे रही है, लेकिन बहुत सी कंपनियां अभी भी नहीं दे पा रही हैं। तो उसके लिए क्या कहोगे, क्योंकि जो बैटरी की कॉस्ट है अच्छी खासी आपको पड़ती है, मतलब देखा जाए तो बहुत सी गाड़ियों की 18 लाख 20 लाख रुपए भी कॉस्ट है बैटरी की, तो उसके लिए क्या कहोगे? बिल्कुल आदित्य, तेरा सवाल बड़ा वैलिड है। हर एक बंदा इस सवाल को पूछता है जो ईवी के लिए अभी जो ईवी अडॉप्शन के लिए आता है। सो इसका सिंपल सवाल भाई यही, इसका सिंपल जवाब अभी तक तो यही है कि अब सारी मैन्युफैक्चरर्स लाइफ टाइम वारंटी के साथ आ रही हैं बैटरी में, बट अभी भी बहुत सारे नहीं है, अभी भी बहुत सारी कंपनियां हैं, बिल्कुल नहीं है, जो कि अभी 8 साल 1,60,000 किलोमीटर जो स्टैंडर्ड बैटरी वारंटी है उस पर आ रहे हैं। बट यार बैटरी खराब होने का भी एक टाइम होता है, अगर अंडर द वारंटी अगर बैटरी खराब हुई है, राइट, तो वो मैन्युफैक्चरर बेयर करता है, वो तो ठीक है, लेकिन
वारंटी के बाद 8 साल बाद की अगर मैं बात करूं, क्योंकि डिग्रेड तो होती है, आप इवन स्मार्टफोन की बात करोगे तो उसकी भी बैटरी डिग्रेड होती है, 1 से 3% तक का डिग्रेशन होता है किसी भी उसका, ठीक है। कोई भी आईफोन लोगे उसमें बैटरी परसेंटेज पे ही वो रीसेल भी होता है। किसी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो डिग्रेशन टाइम है दैट इज 80%। अगर 80% से उसका बैटरी हेल्थ नीचे आ गया है तो दैट्स मीन यू हैव टू चेक विद योर बैटरी हेल्थ विद योर सर्विस टीम, राइट। ठीक है, बट वो जो टेन्योर है ना भाई 8 साल का, उस 8 साल में अगर आप देखोगे, अगर आप कैलकुलेटिवली देखोगे तो वो प्राइस भी आप सेव करते हो, प्लस 8 साल बाद, आज से 8 साल बाद, अब आज से 8 साल बाद तो बहुत ज्यादा विजिबल है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का ही टाइम है, ठीक है ना। साथ साथ में इंडियन मैन्युफैक्चरर्स आज के टाइम पे जो बैटरी मैन्युफैक्चरर्स हैं, खुद से ही हम इंडियन मैन्युफैक्चरिंग अब शुरू कर रहे हैं बैटरीज की। इनफैक्ट यू न्यू दैट कि टाटा इज आल्सो इनिशिएटेड देयर प्लांट फॉर लिथियम बैटरी मैन्युफैक्चरिंग, राइट। तो इन बैटरी की कॉस्ट आने वाले टाइम पर सस्ती होगी, बट एट प्रेजेंट यस दैट बैटरी कॉस्ट इज हैम्पर्ड टू द कस्टमर अगर वो वारंटी से बाहर है तो। ठीक है, हाँ। अच्छा, मुझे एक चीज और पूछनी है, जैसे एक ईवी बायर जो एक बायर जो ईवी को कंसीडर करना चाहिए, तो उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए कि ठीक है, एक तो कितने किलोमीटर उसको चलना चाहिए, ठीक है, किस बजट की गाड़ी, लेट सपोज एक बजट वाइज कौन सी सबसे बेस्ट गाड़ी अगर रहेगी, वो मैं पूछना चाह रहा हूँ। तो सबसे बढ़िया गाड़ी कौन सी होगी, पहले तो कितनी रनिंग पे गाड़ी लेनी चाहिए कि ईवी कार पे जाना चाहिए कि इतनी रनिंग, लेट सपोज 50 पे तो कोई सेंस बनेगा नहीं, तो ऐसे ही 100 किलोमीटर पे एक ईवी पे जाना चाहिए, 150 किलोमीटर पर डे पे ईवी पे जाना चाहिए, तो कितने किलोमीटर पे जाना चाहिए? देखिए, आज के टाइम का जो मार्केट में देख रहा हूँ ना, अब आज के टाइम पे कस्टमर्स या बाजार ना किलोमीटर को अब वो कंसिडरेशन किलोमीटर से ज्यादा अब उनकी एक्सेप्टेंस हो गई है मार्केट में ईवी को लेके। जैसे तेरा सवाल था कि क्या व्हीकल सजेस्ट करना चाहिए एक चेपर को लेके या कितने किलोमीटर पे होना चाहिए, एक स्टैंडर्ड नॉर्म्स तो यही कहता है कि जिसका 100 किलोमीटर का पर डे का ड्राइव हो ईवी की तरफ जा सकता है। अच्छा। साल भर का 36,000 किलोमीटर होता है, साल भर में पेट्रोल अगर 12-15 का एवरेज दे रही है तो 3-3.5 लाख रुपए लगता है। ईवी में वो कहीं ना 36-40-50,000 रुपए के आसपास का वो कैलकुलेटिव वो उसके पास ऑप्शन आता है। डेट वी न्यू डेट कि अभी के टाइम पे टाटा ही एक ऐसा मैन्युफैक्चरर है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग में डोमिनेंसी रखता है अपनी, जिसके पास वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स हैं। टाटा के पास सारे टियागो से लेके पंच है, नेक्सॉन है, कर्व है, हैरियर है, एवरीथिंग इज देयर विद देम, राइट। हर क्लास की एक गाड़ी है टाटा के पास। मैं सिर्फ टाटा ही नहीं कहूंगा, राइट। मैं कहता हूं कि आज के टाइम पे जितने भी क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स इंडिया में आ रहे हैं, वो एक सेट ऑफ सेगमेंट लेके आ रहे हैं, बट टाटा इज द मैन्युफैक्चरर जो मल्टीपल ऑप्शंस लेके आ रहा है। तो उसमें ये सवाल नहीं है कि 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर, अगर तुम्हें स्टैंडर्ड पूछेगा 100 किलोमीटर का रन होना चाहिए। बट यार मैं कहता हूँ अगर किसी का 30 किलोमीटर का भी रन है और उसको ऑटोमेटिक व्हीकल ड्राइव करना है तो वो ट्यागो जैसी व्हीकल पे भी व्हीकल पे जा सकता है जो कि ऑटोमेटिक ड्राइव फ्रॉम द स्टैंडर्ड वन है, और उसका प्राइस ही मेरे ख्याल से 7,99,000 से स्टार्टेड है ट्यागो। तो, हाँ। और अगर कोई सीएनजी ऑटोमेटिक पे भी जाता है तो वो फील वो ड्राइव नहीं मिलती है मेरे ख्याल से जो उसको ईवी व्हीकल के ड्राइव पे मिल जाती है। क्विक ड्राइव तो होती है, ड्राइव पे मिल जाती है। हर कोई आता है मेरे पास यार कि तुम्हारी पेट्रोल का कॉस्ट और ईवी का कॉस्ट बहुत ज्यादा है, बट अगर आप एप्पल टू एप्पल कंपेयर करो, अगर उसका ऑटोमेटिक और इसका वो वाला ट्रांसमिशन अगर कंपेयर करो, सो अगर आप देखोगे तो ये सस्ती ही पड़ेगी भाई। ठीक है। अच्छा, जैसे टाटा हैरियर मार्केट में आ रही है तो इसके लिए क्या कहोगे कि कैसा प्रोडक्ट है? गेम चेंजर है यार, गेम चेंजर है। मेरी ये समझ कहती है, देख जब महिंद्रा आई थी वी हैड वर्ड्स, तेरी मेरी बात हुई थी, मैंने कहा था यार फ्यूचरिस्टिक व्हीकल है, बहुत बढ़िया व्हीकल तो उस प्राइस सेगमेंट में, उस प्राइस सेगमेंट में वो फ्यूचरिस्टिक व्हीकल को लेके आना, इतने सारे फीचर्स के लेके आना, उस डिजाइन को लेके आना, वो एक बहुत बड़ी बात है इंडियन मैन्युफैक्चरर के लिए, और आई अप्रिशिएट इट, राइट। क्रेटा का आना हुंडई में, दैट इज आल्सो अप्रिशिएटेड पार्ट, राइट। इवन कल किया कि क्लाइविस भी आ रही है इलेक्ट्रिक के अंदर, एमपीवी फर्स्ट एमपीवी व्हीकल, राइट। फर्स्ट एमपीवी नहीं, हाँ सबसे सस्ती कह सकते हो, फर्स्ट एमपीवी नहीं फर्स्ट एमपीवी, हाँ BYD की मैक्स 7 आती है, E-Max 7 बहुत प्राइस, हाँ वो प्राइस वही फर्स्ट एमपीवी सबसे सस्ते वाली। अपन लोग हम वो बात करेंगे जो हर किसी की रेंज में हो, राइट। तो किया कैल्विस आ रही है, राइट।
BYD ने एक अच्छा मार्केट वो किया, MG ने तेरी कितना अप्रिशिएटेड मार्केट किया है विंडसर के साथ, विंडसर ने बहुत which is अच्छा also मार्केट very में, appreciated नो part. डाउट। बट मुझे ऐसा लगता है भाई कि टाटा जो इस प्रोडक्ट को लेके आई है ना, इसने धमाका मचा दिया मार्केट में। इसने एलिफेंट पीक पे नहीं, इसने लोगों की छातियों पे गाड़ी चढ़ा दी है। खैर अगर मैं इस स्टेटमेंट को अगर ऐसा लूं, मुझे नहीं लगता कि इस प्राइस सेगमेंट के अंदर इतने फ्यूचरिस्टिक वाला व्हीकल और फर्स्ट रगेट SUV व्हीकल इस प्राइस सेगमेंट के अंदर, अभी वो भी प्रॉपर इलेक्ट्रिक व्हीकल और फर्स्ट सिंगल चार्जिंग सॉल्यूशन व्हीकल के साथ टाटा हैरियर आई, और टाटा ही कर सकती थी भाई इस काम को। और दिस व्हीकल मुझे जहां तक समझ आता है कि जो इसका मार्केट एक्सेप्टेंस आ रहा है और जिस मार्केट एक्सेप्टेंस के साथ मार्केट उसको एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये बहुत बड़ा प्रोडक्ट होने वाला है भाई टाटा के लिए। और ये मेरे को ऐसा लगता है कि इलेक्ट्रिक मैन्युफैक्चरिंग अगर मैं इंडियन ऑटोमोबाइल के हिसाब से देखूं, ये एक बहुत बड़ा मूव है। तो एक चीज और ऐड करना चाहूंगा यहाँ पे, अभी जैसे हमारी महिंद्रा की बात हो रही थी, सो ये डायरेक्टली राइवल करेगी XCV9 को, सो कैसे बेटर हुई उस प्रोडक्ट से ये, क्योंकि ऑब्वियसली महिंद्रा का वो प्रोडक्ट भी अच्छा प्रोडक्ट है, हाँ। तो कैसे ये उससे मतलब टैकल करेगी, कंपेयर करेगी या फिर उसको बीट करेगी? आदि तू भी इंडस्ट्री में बहुत पुराना रहा है, मैं भी इंडस्ट्री में बहुत पुराना हूँ, तू और मैं जानते हैं अभी व्यूअर्स को नहीं बताया वो मैंने कितना पुराना हूँ मैं। कूपे सेगमेंट इंडिया का एक ऐसा सेगमेंट है जो कभी इंडियन मार्केट में चला बिका ही नहीं। ठीक है, चाहे वो एक टाइम पे BMW X6 अभी आई थी, वो भी नहीं चली कूपे। हमारे देश में विदेशी चीजें सारी चलती हैं, हाँ, पर सेगमेंट नहीं चलता, कूपे नहीं चलता, कूपे नहीं चलता। सही बात है। तो सेगमेंट को अगर देखें, वो फ्यूचरिस्टिक जरूर है भाई। हमारे देश में आज भी गाड़ी ऊंची पसंद है। हाँ, दिस व्हीकल इज कम विद दैट स्टेटमेंट, वो हिंदुस्तान के सेंटिमेंट्स को टच करने के लिए आती है। ये सही बात कही है। आज भी भारत के अंदर गाड़ी मतलब एक ए पॉइंट से बी पॉइंट जाने की चीज नहीं है, वो एक मतलब सेंटिमेंटल चीज है, और मतलब रैशनल चीज है, आप ये कह सकते हो, लोगों की भावनाओं से जुड़ी होती है। उसके घर में अगर गाड़ी आई है तो ऊंची आनी चाहिए, और आज की डेट में तो यही है इवन क्योंकि आज की डेट में अब तो एस्प्रेसो जैसी गाड़ी भी ऊंची है। इनफैक्ट मारुति सुजुकी भी उस पे SUV लगाती है, SUV लगा। अच्छा अमित भाई, एक और चीज पूछना चाहूंगा, जैसे इंडिया के अंदर बहुत से लोगों की ना आज भी गाड़ी पहली होती है, मतलब जो बहुत से लोग जो गाड़ी खरीदते हैं आज भी पहली बार खरीदते हैं भारत के अंदर, ठीक है। तो ऐसे में जिनके पास एक गाड़ी ऑलरेडी है, बजट का कोई इशू नहीं है, वो तो खैर इलेक्ट्रिक पे जा भी सकते हैं सिटी वगैरह रन के लिए, बट उनके लिए क्या है जो फर्स्ट टाइम बायर है, और क्या ईवी को प्राइमरी व्हीकल बना सकता है, वो चीज बताइए। आज के टाइम पे प्राइमरी व्हीकल बना सकता है, क्योंकि आज के टाइम पे चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर धीरे धीरे डेवलप हो चुका है, ठीक है। और अगर आप इंटर स्टेट अगर डेवलप डेली ट्रैवल कर रहे हो, तो आज के टाइम पे आपको थोड़ा रूट मैप प्लान करके जाना होता है, तो आप, मैं अभी कॉन्फिडेंटली ये कहूंगा कि 70% आप इसको प्राइमरी व्हीकल बना सकते हो, 30% मैं जब भी कहूंगा यू शुड टू बी कंसीडर सेकेंडरी। जैसे आप पहाड़ों से बिलोंग करते हो, हाँ, रिमोट एरिया से, हाँ, वहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल रख सकते हैं। तूने जैसे मेरे को कहा कि मैं पहाड़ों से बिलोंग करता हूँ, तो क्या मैं इस व्हीकल को वहाँ पे प्राइमरी व्हीकल बना सकता हूँ? तो भाई मैं उस व्हीकल को परचेज करूंगा, वहाँ पे मैं उस व्हीकल को ऑप्ट करूंगा वहाँ पे जो मेरे को मिनिमम साइड रेंज ऑफ 200 से 250 किलोमीटर का देगा। अच्छा, मिनिमम साइड ऑफ रेंज। अगर 100 किलोमीटर के हिसाब से होगा तो आई विल नॉट कंसिडर अ इलेक्ट्रिक व्हीकल टुवर्ड्स माय हिली एरियाज। ओके, क्योंकि वहाँ पे जो गैप है वो है संसाधन की, ठीक है। वहाँ पे संसाधन की कमी है, तो अधिकतम क्षेत्रों में, रूरल एरियाज में या पहाड़ी क्षेत्रों में अभी इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपर तरीके से पहुंची भी नहीं है, तो मैं वहां के लिए तो कंसिडर नहीं कर सकता। बट जिस क्षेत्र से मैं बिलोंग करता हूँ वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी 24 घंटे रहती है, ठीक है। तो वहाँ पे मैं 16 एम्पेयर के स्विच के साथ या फिर एंकरिंग के साथ वहाँ पे वो कनेक्शन आप कर सकते हो, ठीक है। लेकिन पहाड़ों में बहुत सी ऐसी जगहें हैं जहाँ पर अभी भी एक मतलब लिविंग, एक रहना सहना ही अपने आप में टास्क होता है यार। वहाँ पे देखो, वहाँ के चैलेंजेस बहुत अलग है, हर एक टेरेन का चैलेंज अलग है तो भारत का पार्ट, तो मैं मतलब कहने का हर टेरेन का, मैं अगर तू मुझसे सवाल पूछना चाहता है अगर कट शॉट की क्या ये पहाड़ों के लिए मैं कामयाब है या नहीं, मेरा मतलब यही है। ड्राइविंग एज एन ड्राइविंग एक्सपीरियंस कामयाब है, अगर बीइंग एज अ प्राइमर ओनर फॉर दैट पर्टिकुलर प्राइमरी ओनर, हाँ नहीं, अभी कामयाब नहीं, ठीक है। तो मतलब जो अगर मैं पहाड़ों में रहता हूँ तो मेरे लिए अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल प्राइमरी नहीं है, ठीक है। और ये बेसिकली पहाड़ नहीं है, किसी भी रिमोट एरिया के लिए बात हो रही है, ठीक है। अमित भाई, एक और सवाल है आपके लिए, जैसे इंडिया के अंदर जो अभी भी सब बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस होती है वो कोल से होती है, फॉसिल फ्यूल ही उसके अंदर लग रहा है, तो कहाँ तक एक मतलब ईवी व्हीकल
मतलब इको फ्रेंडली हुआ, एनवायरमेंट ग्रीन एनवायरनमेंट में कितना कंट्रीब्यूशन कितना हुआ, क्योंकि सरकार तो बहुत ज्यादा इस पे दबाव दे रही है, इंक्लाइंड है। बहुत ज्यादा इंक्लाइंड है पब्लिक के लिए कि आप इसको लो। लेकिन इंडिया के अंदर इलेक्ट्रिसिटी भी तो कोल से आ रही है, प्लस बैटरी की जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको भी माइन करने के लिए बहुत ज्यादा पोल्यूशन प्रोड्यूस होता है। तो उसके लिए क्या कहना चाहोगे? सी यार, अगर मैं इस प्रोस्पेक्टिव के हिसाब से देखूं तो व्हीकल इज मोस्ट पॉल्यूटेड देन, ये एम्बिशन फिर बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड है, ये पावर ट्रेन फिर बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड है। बट अगर मैं इसे दूसरे एस्पेक्ट से देखूं, ठीक है, तो दूसरे एस्पेक्ट में अगर मैं देखूं तो जो मेरा डेली रन किलोमीटर है, जो मैं डेली ड्राइव कर रहा हूँ, वो जो मैं कह सकता है कार्बन फुटप्रिंट में जो छोड़ रहा हूँ, राइट, उसमें ये कंट्रीब्यूटेड है। तो उस हिसाब से मैं अगर देखूं तो वो ग्रीन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। बट अगर मैं उस एस्पेक्ट से देखूं जिस एस्पेक्ट से तू बात कर रहा है कि फॉसिल फ्यूल से ही व्हीकल इलेक्ट्रिसिटी बन रही है, फिर मैं उसी से उस व्हीकल को वो कर रहा हूँ। अभी रिसेंटली प्रधानमंत्री साहब ने सौर ऊर्जा के ऊपर काम किया है, राइट, कि सौर क्या कहते हैं, धीरे धीरे देखना कि सारा का सारा जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी है वो डाइवर्ट हो जाएगा तेरा सोलर की तरफ, राइट। तो वो एक ग्रीन एनर्जी जो रहेगी वो इस व्हीकल की असली जो मोटिव है, असली मोटिव है, जो मोटिव लाया गया है कि ग्रीन एनवायरनमेंट, कार्बन फुटप्रिंट, कार्बन फ्री फुटप्रिंट्स और इन्वायरमेंट फ्रेंडली और इन चीजों को लेके वो पूरी तरीके से फुलफिल होगा। बट अगर आप इस एस्पेक्ट से मेरे से पूछते हो कि फॉसिल फ्यूल से ही क्या कहते हैं आपका इलेक्ट्रिसिटी बन रही है और इलेक्ट्रिसिटी से हम व्हीकल चार्ज कर रहे हैं, तो भाई वो प्रोड्यूशन, वो रिप्रोडक्शन वो होगा ही होगा। और उस हिसाब से देखोगे तो व्हीकल तो फिर मोस्ट पॉल्यूटेड ही है। सो गाइस, ये थी एक डिटेल्ड वीडियो अमित भाई के साथ। आई होप आप लोगों को पसंद आई है, क्योंकि पसंद आई है लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ऐसी अमेजिंग वीडियोस हम लेकर आते रहते हैं। हैरियर ईवी हमारे साथ खड़ी हुई है, तो इसका डिटेल्ड ऑनरशिप रिव्यू आने वाला है, डिटेल्ड ड्राइव रिव्यू भी आने वाला है, तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना। अगले पॉडकास्ट के लिए अमित भाई के लिए कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में लिख देना, अगली बार हम डिटेलिंग पे बात करेंगे। चलो डिटेलिंग पे बात करेंगे, तो बहुत ही जल्दी लेके आएंगे अमित भाई को दोबारा चैनल पे। तब तक के लिए थैंक यू आदित्य। थैंक यू जी, बाय बाय।